हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आज हम बच्चों करने वाले हैं अपना पार्ट 3। जो हम टॉप 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका हम करने वाले हैं पार्ट 3। हमने पीछे जो है 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 31 से आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको प्रीवियस वीडियो समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इन विच स्टेज, देखिए कोलबर्ग की थ्योरी से आया है। मैंने आपसे कहा था कि आप डिटेल में इसको मेरे चैनल से जाकर प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिए। कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का, कि इन विच स्टेज कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट टू चिल्ड्रन रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ। यहाँ पर नैतिकता की बात हो रही है, ठीक है। कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट जो नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है, इथिक्स ऑफ लॉ की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम कन्वेंशनल मॉरलिटी मतलब पारंपरिक नैतिकता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कन्वेंशनल मॉरलिटी। तो आप ध्यान रखिएगा, इथिक्स ऑफ लॉ की बात हो रही है जब मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड इथिक्स ऑफ लॉ। तो योर आंसर विल बी कन्वेंशनल मोरालिटी। क्वेश्चन नंबर 32 है, डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू डैश। अब डिसलेक्सिया क्या है? एक लर्निंग डिफिकल्टी है। मैंने अपनी चैनल पे शॉर्ट्स के थ्रू आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज के कई सारे टाइप्स बताए हैं। आप देखिएगा, लेटेस्ट अभी आज ही मैंने एक स्क्रीन शेयर करी है, उसमें सब लिखा है कि डिसलेक्सिया में बच्चों को किस मतलब किस में राइटिंग डिसऑर्डर होता है, किस में कैलकुलेशन डिसऑर्डर होता है, किस में लर्निंग डिसऑर्डर होता है। तो ये सब चीजें जो हैं उस पर मैंने डिस्कस की हैं। तो आपको अब डिसलेक्सिया बताना है। तो डिसलेक्सिया जो है वो इमोशनल है, न्यूरोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है या सेंसरी है। तो डिसलेक्सिया जो होती है वो न्यूरोलॉजिकल होती है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू लिंक साउंड्स विद सिंबल्स। ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने में उन्हें परेशानी होती है। डिसलेक्सिया इज ए न्यूरोलॉजिकल, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू लिंक साउंड्स विद सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स के साथ और साउंड्स को कनेक्ट करने में बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो डिसलेक्सिया उसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस गिव्स द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। कि जो वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। रीजन क्या दिया है? डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। तो क्या रीजन इसका करेक्ट है? आपको ये देखकर बताना है। तो यहाँ पर तो बात हो रही है कि किस तरीके से लर्निंग जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम से हम जो लर्निंग करते हैं और कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस जो बच्चे को मिलती है, गिव्स द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। ये असर्शन तो ठीक कह रहा है। क्या डेवलपमेंट के ऊपर कहीं बात हो रही है? नहीं, ऊपर तो लर्निंग की बात हो रही है ना आपकी। तो डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। यहाँ पर आपके विकास की बात हो रही है, यहाँ वास्तविक जीवन से बच्चों को क्या अनुभव मिलते हैं उसकी बात हो रही है। तो ये दोनों करेक्ट तो है, बट आर जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज को डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, हेरिडिटी टोटल डिटरमाइंस एन इंडिविजुअल्स। हेरिडिटी सबको पता है कि जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, मतलब जैसे हाइट हुई, वेट हुआ, या कोई जैसे कहते हैं डायबिटीज जेनेटिक्स होती है। अगर पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चों को होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश का निर्धारण करती है। हेरिडिटी टोटली डिटरमाइन सेक्स, जेंडर, एकेडमिक सक्सेस या फिर लर्निंग स्टाइल, ठीक है। तो इसमें से आपको वो आंसर बताना है जो हेरिडिटी टोटल डिटरमाइन करती है इंडिविजुअल्स जेंडर, सॉरी इंडिविजुअल्स का आपका आंसर हो जाएगा सेक्स, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड इसका, मैं सेकंड उसका बोल गई, सॉरी, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आपको आंसर पता है कि आपने
सेकंड पे टिक लगाया, ठीक है, सेकंड ये भी हो सकता है, तो कंफ्यूज होके मत दीजिएगा, आपको पहले डिसाइड करना है कि इन चारों में से आंसर क्या है। इन चारों में से आंसर है आपका हेरिडिटी टोटल डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स सेक्स, तो इसका आंसर है 1, तो 1 किस पे दिया है, 2 पे, तो इट मीन्स योर ऑप्शन विल बी 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर्स को एलिमिनेट करना है। जो फर्स्ट टाइम बच्चे बैठ रहे हैं थोड़ा सा उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन में टीचर शुड constantly reflect on their own stereotypes and bias. रीजन कह रहा है कि कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बात तो सही है, क्या रीजन सही है? सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, ठीक है। तो यहाँ पर चिंतन की बात हो रही है ना कि शिक्षकों को निरंतर क्या करना चाहिए, खुद की जो स्टीरियोटाइप्स और बायस है उस पर काम करना चाहिए, ठीक है, उसका चिंतन करना चाहिए। रीजन में कह रहे हैं क्योंकि जो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ होता है वो होता है कि शिक्षण चिंतनशील हो, दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव। टीचर्स कैसे होने चाहिए, रिफ्लेक्टिव। तो ये इसका सही आंसर है। क्यों होना चाहिए, अगर हम बिकॉज लगाकर यहाँ बात करें तो ये इसको सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। Question number 36. Which of the following is an example of a question that requires students to analyze information? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? जैसे what is the plot of the novel To Kill a Mockingbird? What is the theme of the novel? How does the author use symbolism in To Kill a Mockingbird? Who is the protagonist of To Kill a Mockingbird? ठीक है, तो अब इसमें से किसमें विश्लेषण करना पड़ेगा बच्चे को? विश्लेषण तो वहां करना पड़ता है जहां पर हम हाउ, कैसे। अभी देखो आप व्हाट इज द प्लॉट, तो आप एग्जैक्ट नाम आपको पता होगा, बता देंगे व्हाट इज द प्लॉट। व्हाट इज द थीम, थीम का नाम आप याद करके बता सकते हैं। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट, मतलब कौन उसका नायक है। उपन्यास का विषय क्या है या उपन्यास का कथानक क्या है, तो ये तो आप एग्जैक्टली नाम लिख के बता सकते हैं। बट प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, तो जब हाउ आपसे पूछा जाए तो वहां पर एनालाइज की बात होती है, विश्लेषण की बात होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके हम आंसर्स तक पहुंचते हैं। तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 37, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज डायनेमिक, ऑब्जेक्टिव, समेटिव या फिर नॉर्मेटिव। तो कोई भी जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, गतिशील होता है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट आंसर था, प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है, डायनेमिक होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग of the information received from environment and store in it further in memory? तो इसका आंसर है अटेंशन। कैसे, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो ध्यान देना, 6 होना एक नेगेटिव पॉइंट है डी के, फॉरगेटिंग भूलना या रिट्रीवल, तो ये सारे आपको कहीं ना कहीं वो वर्ड्स नहीं है जो हमें चाहिए। हमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रक्रिया जो वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो आपको अटेंटिव होना पड़ेगा। अटेंशन इज योर फाइनल आंसर, तो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। देखिए वीडियो जो है थोड़ा लंबी जाती है तो आप ध्यान से देखा करिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन दे रही हूं मैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं। आंसर तो इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप पढ़ सकते हो खुद भी। लेकिन अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज, अब जीन पियाजे क्या बिलीव करते हैं, किस पे विश्वास करते हैं कि नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है? नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरमेंट। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। तो निष्क्रिय रूप से हमें नहीं होना है, बच्चे के द्वारा निर्मित कराना है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी देख लीजिए, अंत्य क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है क्या ज्ञान? क्या हम मतलब जो हमें जन्मजात मिलता है या जो हमें दिया हुआ है, क्या उसी से ही इनेट और गिवन रेदर देन एक्वायर्ड हम एक्वायर नहीं करते हैं?
क्या अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है? एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है, मतलब विजिबल बिहेवियरल चेंज है दैट कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी। नो, करेक्ट आंसर है इसका वन की कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड। नॉलेज जो होती है चाइल्ड के द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया जाता है रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। या पैसिवली की बात हो रही है, पैसिव तो ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, तो हमें पैसिव नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंशियल इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार कौन से कारक है जो संज्ञानात्मक विकास की दिशा दर्शाता है। तो संज्ञानात्मक में देखिए सबसे पहले तो आपका मैचुरेशन आता है। ठीक है, मैचुरेशन में मतलब परिपक्वता, आप कितने परिपक्व हैं। ठीक है, एक्टिविटी आपकी गतिविधि को देखा जाता है और आपका सोशल एक्सपीरियंस देखा जाता है। पनिशमेंट और कंडीशनिंग आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेट नहीं करता है। तो अगर आपको वर्ड्स भी पता है ना कि हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर कौन से वर्ड्स को हमें यूज करना होता है, तो आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ इज योर करेक्ट आंसर। दैट मीन्स क्वेश्चन ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 है कि इसमें से आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट है जो एडल्सन्स के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है नॉट करेक्ट, तो आपको इस चीज को भी एग्जाम में फोकस करना है कि आपसे कहाँ करेक्ट पूछा जा रहा है और कहाँ नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। एडल्सन्स इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। एडल्सन्स इज जनरली, अब मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ हिंदी में, जल्दी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। हाँ करेक्ट है ये तो। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाता है। यस, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। हाँ, विभिन्न संस्कृतियों में के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। मतलब चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर अशर इन एंड एक्सपीरियंस एडolescence इन अ सिमिलर मैनर। सिमिलर मैनर यहाँ पर जो बात करी है तो ये इसका एक आपको एडल्सन्स की बात हो रही है यहाँ पे। किससे कनेक्ट कर रहे हैं? कल्चर से बात कर रहे हैं। कल्चर से हम एडल्सेंस को कनेक्ट नहीं कर रहा है। एडल्सेंस में क्या क्या बच्चों को फेस करना होता है, एक सोशल कंस्ट्रक्शन देखता है बच्चा। एडल्सेंस में जनरली क्या होता है, प्यूबर्टी आनी शुरू हो जाती है। एडल्सेंस में एक डेवलपमेंट ट्रांजिशन होता है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच के ट्रांजिशन को हम एडल्सेंस बोलते हैं, जिसमें आपका फिजिकल, कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर, तो यहाँ पर कल्चर की बात हो रही है और कह रहे हैं कि सिमिलर मैनर में एक्सपीरियंस करते हैं एडल्सेंस, तो ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट हो गया, तो इसलिए ऑप्शन 4 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है असर्शन रीजन का। टीचर्स शुड गिव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। क्यों? क्योंकि अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद मिसकॉन्सेप्शंस इन चिल्ड्रन इज टू प्रोवाइड काउंटर एग्जाम्पल्स। तो शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, हाँ, और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए, हाँ। बट क्यों? क्योंकि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। तो इसका सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का रीजन, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 43 है, the underlying principle of understanding based teaching is the belief that कि बोध आधारित शिक्षण जो होता है, अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, एक्सप्लेन भी कर दूंगी बच्चों, कि लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन प्रोवाइडेड विद अ फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट टू डू सो। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। अगर उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो जो शिक्षार्थी होते हैं, जो आपके लर्नर्स होते हैं, वो ज्ञान का निर्माण, नॉलेज को अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं बोध आधारित शिक्षण, शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं जिनके मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, पैसिव रिसिपेंट्स तो नहीं है।
लर्नर नो नेटिल एंड टीचिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स ऑफ स्टूडेंट। सिर्फ रटना नहीं है, हमें नॉलेज को गेन करना है कैसे, एक एनवायरमेंट में इन्वॉल्व होकर, ठीक है। इसलिए इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। बच्चे जो हैं एडल्ट से डिफरेंट क्यों होते हैं? तो children are dependent on adults while adults are independent. Adults are much more knowledgeable than children. Children thinking is qualitatively different from that of adults. Children thinking is quantitatively डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट। देखिए नॉलेज अपने अकॉर्डिंग बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस अकॉर्डिंग बढ़ती है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो बच्चों की सोच है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। क्वांटिटी को नहीं चेक करते, हम क्वालिटी को चेक करते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिवली जो है चिल्ड्रन की थिंकिंग एडल्ट से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 44 हो गया। अभी हम देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, assertion रीजन का है लास्ट क्वेश्चन। इन एशियन कल्चर्स विच स्ट्रेस सोशल हार्मोनी एक्सप्रेशंस ऑफ एंगर आर डिस्करेज एंड शेम इज एनकरेज। रीजन है इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग। देखिए इसमें कह रही कि एशियाई संस्कृतों में जो सामाजिक सद्भावना का पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये तो आपका ऑप्शन ठीक है, ए तो करेक्ट है। आर में कह रहे कि भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। ऐसा नहीं होता है कि इमोशन सब्जेक्टिव है और डू नॉट प्ले रोल इन लर्निंग। इमोशंस ऑल्सो प्ले रोल इन लर्निंग, ठीक है। तो आपका रीजन क्या हो गया? गलत हो गया। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऑप्शन 3 हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आज के क्वेश्चंस हो जाते हैं 45 तक। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे, और आगे ऐसे ही पढ़ते रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ थोड़े थोड़े शेयर करती रहूंगी। आप पढ़ते रहिए, और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, कंटिन्यूएशन में रहेंगे क्वेश्चंस। एंड आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।